स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट एंड वुमेन की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाबले की जिसने प्लेऑफ की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पंजाब किंग्स की जबरदस्त जीत हुई है। जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्य की 50s की बदौलत जबरदस्त जीत हासिल की, मुंबई को हराया और क्वालिफायर 1 में एंट्री कर ली है पंजाब किंग्स ने। शुरुआत कैसे हुई ये भी आपको बताते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 184 रन बनाए। जवाब में सिर्फ 3 विकेट खोकर पंजाब किंग्स ने 187 रन ठोक डाले और इसी के साथ 10 साल बाद क्वालिफायर में पंजाब किंग्स की एंट्री हो गई है। श्रेयस अय्यर कप्तान, उनकी जबरदस्त भूमिका है इस पूरे मामले में और इसी जीत के साथ अब 19 अंकों के साथ टॉप पर यानी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है पंजाब किंग्स। और मुंबई के लिए बड़ा नुकसान हो गया है। मुंबई अब चौथे स्थान पर ही रहेगी और उसे एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा। पंजाब के लिए जबरदस्त जीत है, लेकिन पंजाब की जीत का जो असर है वो थोड़ा आरसीबी पर भी हुआ है। आरसीबी पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। अगर फिलहाल वो नंबर 3 पर है, अगर उसे टॉप 2 में जगह बनानी है तो उसके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि बाकी सभी के लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं। ये आखिरी लीग मैच है जो आरसीबी आज खेलने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, और उसके लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी है, वरना उसे भी एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा। तो आज के मुकाबले में क्या होगा इसकी भी हम बात करते हैं। आपको बता दें कि आज इकाना स्टेडियम में यानी लखनऊ में ये मुकाबला होने वाला है। ये आखिरी मुकाबला है लीग स्टेज का, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आज का मुकाबला रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी जीतती है तो फिर सीधे दूसरे स्थान पर आरसीबी पहुंच जाएगी और 29 मई को उसे पंजाब के साथ क्वालिफायर 1 में भिड़ना पड़ेगा। और अगर हार जाती है तो फिर उसे एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा, जहां उसका सामना 30 मई को मुंबई इंडियंस के साथ होगा। तो बहुत जरूरी है आगे का रास्ता आसान करने के लिए आरसीबी का ये मुकाबला जीतना। लेकिन अगर हम आरसीबी के बारे में देखें तो जबरदस्त लय में नजर आ रही थी ये टीम सस्पेंशन से पहले। इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा जो टीम का बैलेंस है वो गड़बड़ नजर आया। पहले मुकाबला तो बारिश में धुल गया, जब 10 दिन के बाद वापसी हुई तो पहला मुकाबला उसके आरसीबी और केकेआर के बीच था। हालांकि वो मुकाबला शुरू नहीं हो पाया बारिश की वजह से, और उसके बाद हैदराबाद से 42 रनों से आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो उसकी पोजीशन थी वो थोड़ी सी डगमगा गई। लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी है, क्योंकि जोश हेजलवुड वापस आ गए हैं। तो ये गेंदबाजी को जो है वो धार मिल गई है। जाहिर तौर पर 10 मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं हेजलवुड। अभी भी टूर्नामेंट में टॉप विकेट लेकर वो चौथे नंबर पर है। आरसीबी को इकाना स्टेडियम के हालात में भी फायदा मिल सकता है। आखिरी मैच उन्होंने यहाँ पर खेला था। अब बात लखनऊ की करते हैं तो लखनऊ के टीम के जो हौसले हैं वो बुलंद है। गुजरात टाइटंस को हराया था पिछले मुकाबले में और इसीलिए, और वो भी एक बड़ा टारगेट जो है वो चेस कर सकते हैं, ये भरोसा उनको मिला। एडम मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन जो है, इन तीनों ने मिलकर एक मैच में 235 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था गुजरात के खिलाफ। और विल ऑर्कनू की बात करें या अब दिवेश राठी की भी वापसी हो गई, तो इससे जो बॉलिंग यूनिट है उसे भी धार मिली है। कप्तान ऋषभ पंत पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है जिस तरह से गुजरात टाइटंस को हराया था। अब देखना होगा कि इस आखिरी लीग के मुकाबले में भी ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है कि वो दिखा पाते हैं। और अब टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं, तो क्या उसका भी थोड़ा सा मेंटली पॉजिटिव असर उन पर दिखता है, इसका भी फैंस को इंतजार रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम दोनों की टीमों की बातें करते हैं तो अभी तक जो 5 मैच खेले गए हैं आमने सामने, लखनऊ ने उसमें से 2 जीते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 जीते हैं। थोड़ा सा एज जो है वो आरसीबी को यहाँ पर नजर आता है। अब आज के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सारे मैचेस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से जितने भी जिसका भी पलड़ा भारी दिखा है ऑन रिकॉर्ड्स ऑन पेपर्स वो हारी है। पंजाब भी 2023 में जीती थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, लेकिन अब वो भी जीत गई है। अब देखते हैं आज क्या होता है। बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, देखिए कल हमने बात की थी कि मुंबई को थोड़ा सा एज था, पंजाब उसे काफी टाइम से हरा नहीं पाई थी, लेकिन कल वो भी हो गया और अब मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर ही रहेगी। लेकिन मुंबई को आगे भिड़ना पड़ सकता है आरसीबी से। अगर आरसीबी आज हार जाती है तो ये भी जो हमें निगाह में रखना पड़ेगा। लेकिन
कौन जीतेगा ये आज तय होगा। आपको क्या एज लगता है, किसका है, ये इस पर हम बात करते हैं। फिलहाल स्ट्राइक रेट से ये कंपैरिजन शुरू करते हैं। 198.83 का स्ट्राइक रेट है स्पिन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन के आधार पर। क्या निकोलस पूरन इस आईपीएल के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं? क्योंकि एलएसजी जब भी जीती है तो उनकी सबसे बड़ी भूमिका उसमें रही है। यार जबरदस्त बल्लेबाज यार निकोलस पूरन। जब अटैक की बात आती है या स्पिनर्स को खेलने की बात आती है या रन रेट स्ट्राइक रेट अप करने की बात आती है तो निकोलस पूरन से बेटर मुझे लगता नहीं कोई बैटर है, खास करके जब वो लेफ्ट हैंडर है और स्पिनर्स को जब वो अटैक करते हैं। नंबर 3 नंबर 4 पे आते हैं एलएसजी के लिए और शुरुआत तो अच्छी मिल जाती है इन ईडन मार्करम और मिचेल मार्श से। खाली इनको कंप्लीट करना रहता है फॉर्मेलिटीज, मगर आसान नहीं होता। देखिए वही पेस के साथ खेलना जो ओपनर्स ने शुरुआत दी है, तो निकोलस पूरन उसी पेस से खेलते हैं और जिस तरह से खेले अभी तक मुझे लगता है जबरदस्त रहा है। एलएसजी थोड़ा जो शुरुआत में डोमिनेट किया वो निकोलस पूरन की वजह से जो भी उनको चांस मिला है, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब उनका फॉर्म नीचे चला गया तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया एलएसजी के परफॉर्मेंस का। और आज आप देख सकते हैं वो क्वालिफाई भी नहीं हो पाई, जहां पर एक समय पे ऐसा लग रहा था कि एलएसजी टॉप 4 में क्वालिफाई होने के चांसेस उनके ज्यादा है, मगर पूरा उल्टा ही पड़ गया और निकोलस पूरन के फॉर्म के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार स्पिनर्स को तो ऑब्वियसली अच्छा ही खेलते हैं, जिस तरह से अपने पैर का फीट का मूवमेंट है उनके और स्विफ्ट मूवमेंट है आप कहेंगे, और उतना ही ग्रेस रहता है। सिर्फ अटैकिंग नहीं, सिर्फ पावर मोड नहीं, अटैकिंग उतना ही ग्रेस रहता है। स्टाइलिश क्रिकेटर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स मैं कहूंगा, प्लेयर्स ऑफ बेस्ट स्पिन। बट अगेन कंपटीशन बहुत है यार, बहुत कंपटीशन है इसमें, मगर निकोलस पूरन अगर हम सब देखेंगे इसमें तो वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से दिस आईपीएल सीजन। अब एक और बात है ताउस, 560 रन और 161 प्लस का स्ट्राइक रेट। मिचेल मार्श हर फेज में योगदान दे रहे हैं। क्या वो एलएसजी की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है? देखिए जिस तरीके फॉर्म में है मिचेल मार्श, ऑब्वियसली नजर आए पिछले मैच में 100 उन्होंने किया है और कॉन्फिडेंस भरपूर लेके आएंगे ये मैच में, और खास करके जब आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और नथिंग टू लूज है तो मुझे लगता है फ्री खेलेंगे। पूरा एक मोमेंटम जो उन्होंने गेन किया है तो उसी के साथ कोशिश करेंगे और शुरुआत तो अच्छी देते हैं। हमने देखा है ये सीजन किस तरह से देते हैं, अटैकिंग पावर प्ले में जबरदस्त बल्लेबाजी है, गैप्स निकालते हैं, साथ साथ बड़े शॉट्स खेलने से डरते नहीं है। फिर मिडिल ओवर्स में उनके पास ये एबिलिटी कि वो स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते हैं जब जरूरत पड़ने पर, थोड़ा प्रेशर हो जाए या बड़ा अच्छी गेंदबाजी हो सामने से, तो उनको पता है कैसे फार्म किया जाता है स्ट्राइक को। और साथ साथ ये भी अच्छी बात उनकी ये है कि भाई वो उनको पता है कि डेथ ओवर्स में किस तरह से निकालना है, किस तरह से डीप क्रीज में जाके खेलना है, किस तरह से जो डेथ ओवर्स की बॉलिंग जो स्पेशलिस्ट डालते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है अपने इंटेंडेड शॉट्स को। तो एक जबरदस्त बल्लेबाज ऑब्वियसली है और जिस तरह से उन्होंने ये सीजन किया है, ऑब्वियसली अगर कंसिस्टेंट थोड़ा और ज्यादा होते तो उससे फर्क पड़ जाता और आरसीबी के वारे न्यारे होते और शायद वो प्लेऑफ्स में हमको नजर आए होते। बट अगेन उनकी गेम ये 3 प्लेयर के ऊपर निर्भर रही है अभी तक, और ये 3 अगर फेल हुए टॉप के 3 तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं रहे ये और बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे खासकर उनके 27 करोड़ को लेकर। तो मिचेल मार्श अगेन बड़ा आसान तो नहीं रहेगा आरसीबी के सामने, क्योंकि दिग्गज गेंदबाज है सामने, मगर वही तो चैलेंज है। मजा आएगा, देखने लायक रहेगा मिचेल मार्श क्या वो परफॉर्मेंस जो पिछली मैच का उन्होंने रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, वो एक देखने लायक रहेगा। अब एक पावर प्ले की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पावर प्ले के दौरान बैटिंग रन रेट जो है आरसीबी का वो 9.72 है, जबकि एलएसजी की बात करें तो 9.33 है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा जो है एज आरसीबी को है। आरसीबी का पार प्ले रन रेट, नेट रन रेट जो है ताउस वो है +1.07, जबकि एलएसजी का रन रेट जो है वो 9.33 है। क्या शुरुआती ओवर में जो बढ़त मिलेगी, क्या वही आपको लगता है कि मैच का रुख तय करेगा? देखिए T20 क्रिकेट में पावर प्ले बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, वहां पर आप किस तरह से खेलते हैं वो डिसाइड कर देता है आधा से ज्यादा मैच कि आप आपके पक्ष में होगा कि नहीं होगा। तो जिस तरह से खेलते हैं ये आरसीबी, तो मुझे लगता है कि एडवांटेज तो आरसीबी को रहेगा। और जिस तरह से खेलते हुए चले आए, चाहे फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी हो, विराट कोहली के एंकरिंग और साथ साथ अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलना, तो उससे फर्क पड़ जाता है। मगर देखिए इतना आसान नहीं है इस वक्त,
क्योंकि एलएसजी पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर की है, 100 मारा है मिचेल मार्श ने, तो कॉन्फिडेंस किस तरीके का हाई होगा। वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो लास्ट लीग मैच है आईपीएल का और उनका भी, उनकी टीम का ऑब्वियसली वो क्वालिफाई नहीं किए, तो शायद जाना चाहेंगे कि एक जीत के साथ खत्म करना चाहेंगे आईपीएल 2025 को। तो मुझे लगता है कि ये तिकड़ी एलएसजी की कमजोर नहीं रहेगी, चाहे वो मार्करम हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो या निकोलस पूरन हो, ये भी अटैकिंग मोड से आएंगे जिस तरह से आरसीबी कोशिश करेगी, आना चाहेगी। मगर आरसीबी का एडवांटेज तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि देखिए जब आप अवे खेलते हो और खासकर कि किसी और के होम ग्राउंड में जो एलएसजी का है, तो वो प्रेशर रहेगा। दूसरा उसके अलावा आपके पास ये भी नहीं है, नंबर 3 मयंक अग्रवाल जो अभी अभी आए हैं, तो क्या वो वही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, वही कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, वो एक देखने लायक रहेगा। तो कहीं ना कहीं चाहे आपके पास नेट प्लस रन रेट हो, मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ आसान होने वाला है, कितना हिस्ट्री फर्क पड़ने वाला है। आज क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर ऋषभ पंत की बात करें तो इनके कप्तान की भी हम बात कर लेते हैं। एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने जितने भी उनके फैंस हैं वो बहुत निराश हैं इस प्रदर्शन से, शायद वो खुद भी होंगे। बड़े अजीब ये आंकड़े हमें लग रहे हैं बताने में। 13.73 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं, 107 का स्ट्राइक रेट। क्या एलएसजी को ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पोजीशन या भूमिका में बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए? वो खुद कप्तान है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि आज आखिरी लीग मुकाबले में वो क्या कर सकते हैं जिससे वो अपनी फॉर्म में, अपनी असली फॉर्म में वापस आ सके। देखिए ऋषभ पंत का तो कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, जिस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं। 27 करोड़ बेचारे उनके ऊपर टैग रहा है और वही उनको हॉन्ट करते चला आ रहा है कि भाई क्या वो जस्टिफाइड है 27 करोड़ उनको देना। बट यार एक ब्रांड वैल्यू लेके आते हैं ऋषभ पंत, सिर्फ गेम नहीं, एक ब्रांड ओवरऑल वैल्यू लेके आते हैं। और वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, कि भाई है पोटेंशियल बंदे में है, जस्ट दैट वन ऑफ सीजन चला गया है। मगर कहीं ना कहीं उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका गेम कैसा होना चाहिए। T20 क्रिकेट में अडेप्टेबिलिटी एक फैक्टर है जो उनको लानी पड़ेगी अपनी गेम में, जो नहीं दिखी है अनफॉर्चुनेटली। देखिए अटैकिंग अप्रोच स्टाइल है उनकी जब अगर रुक जाए तो अटैकिंग स्टाइल है, बट मुझे लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि टॉप ऑर्डर खेलें, या ऐसा कि भाई ज्यादा लंबा स्टे करे विकेट पे, तो ही आपको, क्योंकि आप ऐसे बल्लेबाज हैं जो वक्त लेते हैं सेटल होने के लिए, फिर जब मारते छूटते तो उनको पकड़ना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब गेम प्लान तो चेंज करना ही पड़ेगा उनका। बैटिंग ऑर्डर अगर रिटेन किए तो शायद टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं या तो निकोलस पूरन की जगह, मगर फिर अगेन पूरा कॉम्बिनेशन एलएसजी का चेंज हो जाएगा ऋषभ पंत की वजह से, तो वो नहीं चाहेंगे, ना कि फ्रेंचाइज चाहेगा। तो एक नया ऑप्शन शायद नई टीम अगले साल देख रहे हैं। अगर फेथ दिख रहा है उनको कंटिन्यू किया तो टॉप 3 में उनकी जगह बनती है। मिडिल ऑर्डर में तो कहीं भी कन्विंसिंग नहीं लगे मुझे ऋषभ पंत। अच्छा, हम दूसरे जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड, दोनों तरफ से बात करते हैं। टिम डेविड को लेकर हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो नहीं खेलेंगे। रोमारियो शेफर्ड की अगर हम बात करें, दोनों की बात करते हैं तो 185 प्लस और 353 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। दोनों का मैंने आपको बताया। क्या आरसीबी के पास इस आईपीएल के सबसे घातक फिनिशर हैं? आपको लगता है कि ये दोनों सबसे घातक फिनिशर हैं? सबसे बेस्ट रहा ये आरसीबी का जो डोमिनेशन है, ये टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड्स की वजह से रहा है। और ये सिर्फ एक नहीं या दो नहीं, ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। और जिस तरह से फिनिशिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है T20 क्रिकेट में। किस तरीके से फिनिश कर रहे हो ना, हाई फिनिश कर रहे हैं, बड़े शॉट्स के साथ फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए वो जो शॉट्स जो आपने प्लान किया। और ये दो बल्लेबाज लंबे चौड़े साइज में, बाइसेप्स के साथ, बड़े पावर के साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं डेथ ओवर्स में। और जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की है, देखिए और भी टीम्स में हैं अच्छे बल्लेबाज जो डेथ ओवर्स में अच्छा खेलते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, मगर यहाँ पर अलग ही फैक्टर है। यहाँ पर दो है। अगर केकेआर में आपको एक देखेंगे आंद्रे रसेल, तो यहाँ पर दो देखेंगे आपको रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर स्टे बैक कर लिए थोड़ा लंबा, तो कोई भी टीम हो सामने परेशानी उनको हो जाती है। और वन ऑफ द एक्सप्लोसिव हिटर्स है। आई वुडंट से द ओनली दिस सीजन, ऑब्वियसली बाकी टीम के पास भी है, बट इतने इम्पैक्टफुल तो मुझे लगता नहीं कि आरसीबी के अलावा किसी और के पास इतने इम्पैक्टफुल है। टिम डेविड ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस मिस कर रही होगी टिम डेविड को। अच्छा दाऊ साहब,
हम बॉलिंग पर आते हैं, जो कि एलएसजी की बॉलिंग की बात करते हैं। आकाशदीप 12.5 का उनका इकोनॉमी रेट है, रवि बिश्नोई का 18 का इकोनॉमी रेट है डेथ ओवर्स में। वो रन लुटा रहे हैं साफ तौर पर। एलएसजी डेथ ओवर्स में अपनी रणनीति कैसे बदले, क्या उसके पास ऐसा विकल्प नजर आता है आपको? देखिए एलएसजी का बॉलिंग क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वन ऑफ द रीज़न, एक रीज़न ये भी है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए इन तीनों बल्लेबाजों के अच्छे ऑन स्लॉट के, डिस्पाइट उनके ऑन स्लॉट से। बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनको सॉल्व तो करना पड़ेगा एक प्रॉब्लम, और ये लास्ट मैच में क्या ही कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास इनफ बॉलर्स नहीं है जो स्पेशल डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, और वो नज़र नहीं आते मुझे कहीं ना कहीं एलएसजी के द्वारा। तो आपको परसिस्ट करना पड़ेगा जो आपके पास है, जिसके जिसके जो बॉलर्स गेंदबाज आपके डिस्पोजल के पे हैं, तो आप कुछ आउट ऑफ द वे जाके करेंगे मुझे लगता नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप चेंज कर सकते हैं। आवेश खान को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी, या विलियम रॉर्की को जो न्यूजीलैंड के अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उनको पता है, एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का, और न्यूजीलैंड इनके ऊपर रिलाय बहुत करती है। आकाशदीप को भी कहीं ना कहीं अपनी रेड बॉल माइंडसेट से बाहर आके वाइट बॉल माइंडसेट में जिस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए, डेथ ओवर में डालना चाहिए, तो वो कुछ वेरिएशन लानी पड़ेगी। तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई एलएसजी हैज फेल्ड इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बॉलिंग, और उनके जो नए गेंदबाज हैं, न्यूबी रुकी दिग्वेश राठी, उनके वो ज्यादा कन्विंसिंग लग रहे हैं कंपेयर टू अदर गेंदबाज। ये मिस्ट्री स्पिनर ऑब्वियसली लास्ट मैच में सस्पेंड हो गया था, नहीं खेला था। बट आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बड़ा नाम इनका ही होके आ रहा है, दिग्वेश राठी का। नहीं तो आप कोई भी गेंदबाज इनके चर्चे में अभी तक कुछ खास तरीके से आए नहीं है ये सीजन, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई एलएसजी हैज बीन फेलियर आई वुड से। अच्छा, आगे एक और बात है, अगर हम पॉजिटिव नेट रन रेट की बात करें विच इज 0.21, अच्छा पावर प्ले और शानदार पेस हिटिंग, क्या आरसीबी सबसे बैलेंस टीम आपको लग रही है प्लेऑफ से पहले तक? देखिए आरसीबी ऑब्वियसली उनके पास अच्छा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पावर प्ले रन रेट है, जिस तरीके से बल्लेबाजी है उनकी, जिस तरीके से गेंदबाजी, तो फास्ट बॉलिंग में मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू स्पिनर्स। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप। कहीं स्पिन डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली सुयाश ने अच्छा गेंदबाजी की है, जो भी लिमिटेशंस है उनका स्पिनर एज ए स्पिनर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मगर मैं कहूँगा कि यार एक तरीके से वेल राउंडेड साइड, कहीं ना कहीं मगर बैटिंग मिस करेंगे वो देवदत्त पडिक्कल की, या जितेश शर्मा अगर फॉर्म में आ गए तो एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। कुछ खास दिखे नहीं है सीजन, दिखे नहीं है लेटर स्टेजेस में, बट सीजन तो डेफिनेटली अच्छा गया एज अ कैप्टन। फिर शुरुआत में बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है, तो रिलाई करेंगे उनके। बट ओवरऑल अगर एस्पेक्ट से देखिए, मयंक अग्रवाल से भी एक्सपेक्ट करेंगे डिलीवर करें, उनको अभी रिसेंटली डाला गया है देवदत्त पडिक्कल की जगह। तो अगर ओवरऑल एस्पेक्ट देखेंगे, उनके पास अच्छी बल्लेबाजी है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, सुयाश शर्मा भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल इट्स अ गुड टीम दैट कैन डिलीवर, स्पेशली उनका टॉप ऑर्डर अगर वो क्लिक हो गया तो। और क्लिक सिर्फ ये मैच नहीं, आगे करते क्लिक होते चला गया तो फाइनल भी उनका हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज दे हैव बीन इन टेरिफिक फॉर्म। और ये जो शुरुआत उनको मिली है ये सीजन, जिस तरह से डोमिनेट किए, तो वो अगर ये हाथ से निकल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले सीजन, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आरसीबी फोकस्ड है, उनको पता है क्या करना है, और ये सीजन उनका शायद वो हो सकता है जो जिसके लिए वो ड्रीम कर रहे इतने साल से, इस साल कप नमदे हो सकते हैं ये सीजन। अनिल जी, ये आरसीबी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हेजलवुड वापस लौट आए हैं। पावर प्ले में 3.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने वाले हेजलवुड क्या मिचेल मार्श और पूरन जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को रोक पाएंगे? क्योंकि अभी तक 9 मैचों में 16 विकेट वो ले चुके हैं, और बहुत ही मजबूत बॉलिंग जो रही है उनकी। मार्च बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल रहने वाली है मार्च और हेजलवुड की, क्योंकि मार्च जिस तरह से बैटिंग कर गए हैं लास्ट मैच में, अगर वो इसी तरह से रहे तो आई थिंक हेजलवुड जो कि खुद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उनके लिए इट इज़ ए टास्क फॉर हिम। वो मतलब कैसे इनको रोकते हैं, क्योंकि अगर मार्च को हेजलवुड आउट कर लेंगे या किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आरसीबी के लिए। वरना मार्च जिस फॉर्म में है, वो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करने लास्ट टाइम 100 किया, और कितना बड़ा मैच एलएसजी के लिए जीत के दिया उन्होंने।
तो देखते हैं कि हेजलवुड कैसे करते हैं, लेकिन उनका जो स्पीड और जो उनकी लेंथ है इस टूर्नामेंट में वो बहुत ही बढ़िया है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बॉलिंग कर रहे हैं। और आरसीबी के लिए बिग प्लस है कि हेजलवुड वापस आ गए हैं और इस मैच में वो ये सब जो ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं इंक्लूडिंग मार्श, इनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा अनिल जी, अब दोनों कप्तानों की बात करते हैं, चाहे वो आरसीबी के कप्तान हो रजत पाटीदार या फिर एलएसजी के कप्तान हो ऋषभ पंत। स्पिन के खिलाफ दोनों ही जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो 132 का स्ट्राइक रेट है पाटीदार का और ऋषभ पंत का है सिर्फ 87 का। क्या स्पिनर्स इस मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? पाटीदार की फॉर्म भी इस बार, कैप्टन हैं वो, फिर बीच में एक मैच में उनको ड्रॉप भी किया गया और पंत भी उधर दूसरी साइड में उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो पंत और पाटीदार दोनों अलग अलग टीम में है, लेकिन दोनों को स्पिन पे ध्यान से खेलना होगा क्योंकि उनका जो अभी तक का डाटा है वो स्पिन को उतना अच्छा टैकल नहीं किया उन्होंने। तो देखिए दोनों टीम में 2 प्लेयर हैं और दोनों कैप्टन हैं और बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। तो ये एक तरह की इंटरेस्टिंग बैटल होगी कि कैसे वो खासकर स्पिन बॉलिंग को दोनों कैसे हैंडल करते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना आज के मैच में आरसीबी और लखनऊ के बीच जो बैटल है आज। अच्छा भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 13 विकेट लिए हैं, इकॉनमी रेट उनका 9.1 है, डॉट बॉल जो है वो 40% से ज्यादा 40.08 डॉट बॉल प्रतिशत के साथ क्या भुवनेश्वर कुमार आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए हैं? अनिल जी आप क्या मानते हैं? आरसीबी की जो सक्सेस है और जो आज आरसीबी आज प्लेऑफ में है उसमें हेजलवुड तो है ही है, लेकिन एक और फोर्स है जो साइलेंट फोर्स जिसको मैं कहूँगा वो भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और लगभग कंसिस्टेंट रहे हैं और काफ़ी मैचों में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टनरशिप में बॉलिंग उन्होंने की है हेजलवुड के साथ और बाकी बॉलर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका अच्छा रोल रहेगा। उनकी स्विंग बॉलिंग बहुत तंग कर सकती है किसी भी बल्लेबाज को और वो बहुत टाइम से फ्रेंचाइज के लिए कंसिस्टेंट रहे हैं। डिफरेंट पहले दूसरी टीम में थे, आज आरसीबी के लिए हैं और आरसीबी को आई थिंक जरूरत पड़ेगी भुवी की आज, क्योंकि अब प्लेऑफ में भी भुवी की जो स्विंग है और जो नई बॉल से वो इस्तेमाल करते हैं किसी बैट्समैन को कभी भी आउट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया है इस मामले में। तो मैं कहूँगा कि एक तरह से वो अनसंग हीरो हैं आरसीबी के और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है आरसीबी की सक्सेस में इस साल की। और अभी भी जो बचे हुए मैचेस हैं, आज का मैच और अगर वो प्लेऑफ के 2 मैच जो भी अगर वो आगे तक जाते हैं और फिर फाइनल भी खेलते हैं तो उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरी टीम को डैमेज कर सकते हैं अपने स्विंग बॉलिंग से। ही इज़ अ गुड बॉलर एंड ही इज़ गुड कंसिस्टेंट ऑल्सो इन लाइन एंड लेंथ एंड ही इज़ अ गुड कंट्रीब्यूटर फॉर आरसीबी। अच्छा अनिल जी, अगर हम डॉट बॉल की ही बात करते हैं तो एलएसजी का जो डॉट बॉल प्रतिशत है वो सिर्फ 0.09 है, दूसरा सबसे कम इस पूरी सीरीज में। क्या आपको लगता है कि ये टीम के लिए एक बड़ा खतरा है, खासकर इतने अहम मैच में? लखनऊ का एक और प्रॉब्लम है इस साल की, उनकी डॉट बॉल बहुत ज़्यादा है और इस पे उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी डॉट बॉल्स अगर वो खेलेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि इतना कम्पिटिटिव गेम होता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन में पीछे रहते हैं, किसी भी आप इस तरह के रन रेट में पिछड़ते हैं, क्योंकि खाली बॉल का मतलब है कि आपने कम ओवर खेले एक तरह से। इस पे काम करना पड़ेगा लखनऊ को और जो उनके लीडिंग बैट्समैन हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मिडिल करें बॉलें और अगर बड़ा शॉट नहीं आ रहा तो कम से कम स्कोर बोर्ड उनका चलता रहे, क्योंकि बाद में वही 10-15 रन आके बहुत भारी पड़ते हैं और छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो डिफरेंस ला देते हैं T20, क्योंकि T20 में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता हार का और जीत का। तो चलिए देखते हैं कि आज इस अहम मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि आरसीबी की सारी मेहनत जो है वो चाहेगी कि उस मेहनत का असर दिखे, क्योंकि लगातार शानदार फॉर्म में वो नजर आ रही थी और अब उसके लिए बहुत ही निराशाजनक होगा अगर वो आज का मुकाबला हारती है और फिर नंबर 3 पर फिनिश करती है, क्योंकि एलिमिनेशन में फिर उसे जाना पड़ेगा और खतरा वहां ज्यादा बढ़ जाएगा। उसकी कोशिश होगी कि वो टॉप 2 में रहे, अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करे, सेफ करे और क्वालिफायर में वो आगे बढ़े। लेकिन लखनऊ के पास ये आखिरी मौका है कि वो फिर से एक बार जो उसका भरोसा जागा है उसके भरोसे पर आगे वो बढ़े और अगले साल की तैयारी करे और आज का आखिरी मुकाबला भी जीते और विनिंग मोड पर आज इस सीजन का अंत करे। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आईपीएल बहुत ही
रोचक रोमांचक मुकाम पर पहुंच गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर रोज हमारे साथ जुड़िए और एक एक बॉल का हिसाब किताब जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट पिटिक्टा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।